स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात विपक्षी एकता की। पहली बैठक की कामयाबी से बीजेपी विरोधी सभी दल उत्साहित हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खाते में विपक्षी बैठक की कामयाबी का श्रेय जाता है। बैठक का लब्बो-लुआब यही रहा कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों के समूह के संयोजक होंगे। बाकी बातें अगली बैठक में तय होंगी। अगली बैठक शिमला में अगले महीने होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर विपक्षी दल जनता के बीच जाएंगे। कौन दल कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसे कौन सी सीट दी जाएगी और ये सब अगली बैठक में के लिए टाल दिया गया है। सीट शेयरिंग ही एक ऐसा मुद्दा है जहां पेच फंस सकता है और कह सकते हैं कि पटना की पटकथा अब साकार रूप लेगी। देखिए ये रिपोर्ट। पटना फिर बनेगा जन आंदोलन का केंद्र, क्या बदलने वाली है देश की सियासी फिजा? पटना में लिखी गई पटकथा होगी साकार। 1977 का इतिहास दोहराने की राह पर खड़ा विपक्ष। क्या लोहिया और जेपी की तरह नीतीश बनेंगे जननायक? क्या देश की सियासी फिजा बदलने वाली है? साल 1977 का इतिहास दोहराने जा रहा है। दरअसल 2024 में पूरा विपक्ष 1977 का इतिहास दोहराने की राह पर खड़ा है। एक बार फिर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर गैर बीजेपी सरकार बनाने की कवायद शुरू कर चुकी हैं, जिसकी पटकथा बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में तैयार की जा चुकी है। जो कुछ भी पटना से शुरू होता है वह जन आंदोलन का रूप ले लेता है। पटना में 23 जून को 15 विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहे इन शब्दों के बड़े अर्थ हैं। हमेशा सत्ता के बदलाव का केंद्र बना पटना। दरअसल कई ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्होंने पटना को सत्ता के बदलाव का केंद्र बनाया। बता दें कि जब जब देश को बदलाव, नए विचारों और रास्तों की जरूरत हुई है, तब तब पटना ने ऐसी राजनीतिक लकीर खींची है जिसने दिल्ली की सत्ता को न सिर्फ चुनौती दी है बल्कि परिवर्तन की नई इबारत लिखी है। पटना में परिवर्तन की नई इबारत। पटना की राजनीतिक अहमियत की शुरुआत साल 1965 में हुई। तब देश आजादी के बाद सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। साथ ही देश के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। कृष्ण वल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनकी जन विरोधी नीतियों को प्रखर समाजवादी राम मनोहर लोहिया ने मोर्चा संभाला था। दरअसल साल 1965 में बिहार के मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय की जन विरोधी नीतियों को लेकर उबाल था। कांग्रेस नेता और प्रखर समाजवादी राम मनोहर लोहिया ने उन्हें निशाने परख ले लिया था, जबकि सहाय उन्हीं की पार्टी यानी कांग्रेस के नेता थे। देश और बिहार भारी अकाल के दौर से जूझ रहा था। लोग दाने दाने को मोहताज थे और सीएम सहाय हजारीबाग में इंदिरा गांधी के स्वागत में महाभवन भोज का आयोजन कर रहे थे। लोहिया से ये बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने पटना में एक जनसभा के दौरान अपनी ही पार्टी के सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा, राज्य की भूखी जनता को अन्न की जगह भाषण खिलाया जाता है। या अकाल प्रकृति हो या मानव जनित, लेकिन लोगों की भूख नकली नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा था कि लोगों को अब भी भरोसा है, सीएम जनता को भरपेट अनाज देंगे, लाठी और गाली नहीं। मुख्यमंत्री के भी सहाय को लगा अगर राम मनोहर लोहिया को अभी नहीं रोका गया तो वो सरकार और कांग्रेस के खिलाफ और हमलावर हो जाएंगे। इसके बाद लोहिया को रातों रात गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। अगर उन्हें पटना में रखा जाता तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोग विद्रोह कर सकते थे। लोहिया भले गिरफ्तार हो गए, लेकिन पटना की जनसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ दिए भाषण में उन्हें उत्तर भारत में कांग्रेस विरोधी एकता के एक नए नायक के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ अपना पक्ष खुद रखा। इसके बाद उन्हें बेइज्जत बरी कर दिया गया और गिरफ्तारी के लिए पटना के तत्कालीन डीएम को कड़ी फटकार भी लगाई गई। इसके बाद अगले दशक में राम मनोहर लोहिया विपक्षी एकता के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे और समाजवादियों की लड़ाई के धुरी बन गए।
बता दें कि 1975 में जब इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित हुआ तो प्रखर गांधीवादी नेता और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल जा चुके स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने विपक्ष को एकजुट कर उनसे इस्तीफे की मांग की थी। राजनीतिक पार्टियों के विरोध, विपक्षी नेताओं के तेवर और जन आंदोलन को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। इसके बाद 5 जून 1975 को जेपी ने पटना में गांधी मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित किया। यहाँ से उन्होंने तत्कालीन सरकार यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। साल 1977 में हुए आम चुनाव में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की वजह से भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। एक बार फिर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर गैर बीजेपी सरकार बनाने की कवायद शुरू कर चुकी हैं, जिसकी बिहार के सीएम नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं। बता दें कि बीते 2 लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी न किसी कारण से यह सफल नहीं हो पाया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार पटना ने वो कर दिखाया जिसकी अब तक बस कल्पना ही की जाती थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विपक्षी नेताओं ने इस बैठक को सराहा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक ने इसके लिए खुलकर नीतीश कुमार की तारीफ की। वहीं बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया, बीजेपी चाहती है कि इतिहास बदला जाए और हम चाहते हैं कि बिहार से इतिहास बचाया जाए। बिहार में भले ही दशकों से आर्थिक विपन्नता रही हो, लेकिन जब बात देश की राजनीति को नई दिशा देने की आती है तो इस राज्य के लोगों और नेताओं ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई। अब 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में होने वाली विपक्ष की अगली बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बन सकती है। इसके बाद विपक्ष का यह चेहरा आगामी चुनाव के लिए अंतिम रूप लेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।